नमस्कार। मैं डॉक्टर फरमान अली। जो राजस्थान में सेट का पेपर हुआ है हिंदी का, उसकी आंसर की को लेकर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें जो सवाल आए थे, इसमें पहला क्वेश्चन है, आग का दरिया किसकी रचना है? आग का दरिया किसकी रचना है? देखिए, कुर्तुल एन हैदर की रचना है। एक इसमें दूसरा सवाल है, विभाव नुभाव या बेचारी संयुगादि रस निष्पत्ति। भरत मुनि का जो सूत्र था, विभाव नुभाव या विचारी संयोग, अच्छा यहाँ थोड़ा सा इसको गलत लिख दिया है, व्यभिचारी संयोगादि रस निष्पत्ति होना चाहिए था। इस सूत्र को थोड़ा सा यहाँ पर गलती करते। खैर, भरत मुनि का इस कथन के अंतर्गत निष्पत्ति का भट्टलोलट के मत में अर्थ क्या है? देखिए, किससे लिया गया? उत्पत्ति से लिया गया है। व्याख्या की ज्यादा आवश्यकता है नहीं, चूंकि सीधे सीधे आंसर लगाने हैं और आप लोगों ने सही किया होगा। देखिए, माटी की मूर्तें किसकी रचना है? 53वां क्वेश्चन है। ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, जब 54 नंबर एक सवाल है, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है, इसने इसको क्या है कि बीज वपन काल दिया है। राहुल सांकृत्यायन ने तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था। मिश्र बंधुओं ने इसको क्या है कि आरंभिक काल की संज्ञा दी थी। और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने, इनका भी नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अर्थछाप के कवियों में कौन नहीं है? अर्थछाप की स्थापना जो है 1565 ईस्वी में श्री वल्लभाचार्य के पुत्र थे गोसाई विठलनाथ, उन्होंने अर्थछाप की स्थापना की थी। और उसमें 4 तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 जो थे गोसाई विठलनाथ के शिष्य थे। तो अब इसमें नंददास, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज आती है, तो गोसाई विठलनाथ के शिष्य हैं। तो हित हरिवंश जो है ये अष्टसाप के कवियों में नहीं है। देखिए, 56 नंबर है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उतल पुतल मच जाए। किसकी पंक्ति है? किसकी पंक्ति है? राष्ट्रीय काव्य धारा के जो कवि थे बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, तो इनकी एक क्या है कि ये पंक्ति है। अब देखिए, जो है 57 नंबर, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर लेता हूं। 57 नंबर एक सवाल है, इसमें तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तीसरा सप्तक कब? देखिए, तार सप्तक तो 1943 में हुआ था, दूसरा 1951 में, तीसरा 59 में हुआ था, और चौथा अगर आपसे पूछ लेते तो 79 में हुआ था। ठीक है, तो ये तीसरा सप्तक इसमें प्रकाशित हुआ था। आगे देखते, रघुवीर साय की रचना नहीं है। आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, खूटियों पर टगे लोग, लोग भूल गए। अब ये जो खूटियों पर टगे लोग है, ये क्या है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, खूटियों पर टगे लोग। ठीक, आगे चलिए, कोणार्क नाटक के रचनाकार। ये कोणार्क नाटक जो है कई बार एग्जाम में आ गया है, जगदीश चंद्र माथुर का ये नाटक है कोणार्क। आगे चलते हैं। देखिए, अगला सवाल है, हम लोग वापस 60 नंबर पर चलते हैं, जो 60 नंबर सवाल है। विलोम किस नाटक का पात्र है? विलोम किस नाटक का? मोहन राकेश के 3 प्रसिद्ध नाटक आए थे, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस और आषाढ़ के एक दिन। अब आषाढ़ का एक दिन जो है, इसमें क्या है कि विलोम जो है, ठीक है, आषाढ़ का एक दिन नाटक का पात्र है। अगला सवाल देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का पहला उपन्यास कौन सा है? द्विवेदी जी का जो है पहला उपन्यास कौन सा है? अब देखिए, ये जो है 1947 में आया था, बाणभट्ट की आत्मकथा। ये 1946 ईस्वी में आया था। रामदास का पोथा जो है 1976 ईस्वी में आया था। ठीक है, अब कौन सा बच गया? पुनर्नवा बच गया। 61वां नंबर जो सवाल है, ठीक है, 61 नंबर में ये पुनर्नवा, ये 1937 का है इनका उपन्यास। कब का है? 1937 का। तो इसमें कौन सा हो गया? बी आंसर हो गया। आगे चलिए, अगला सवाल है। देखिए, पेपर बहुत अच्छा आया है, कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी, बैलेंस किया गया है पेपर को। शिवपालगंज गांव की उपन्यास की कथा भूमि। श्रीलाल शुक्ल का एक उपन्यास है, राग दरबारी। किसका है? श्रीलाल शुक्ल का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, राग दरबारी। उसमें दिखाया है इसमें।
आगे देखते हैं, देखिए इनमें से मृदुला गर्ग का उपन्यास नहीं है। 63 नंबर सवाल है, इनमें से मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा नहीं है? जिंदगी नामा, उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, मैं और मैं। जिंदगी नामा जो है कृष्णा सोबती का उपन्यास है, अर्थात इसकी रचना जिंदगी नामा। कौन सा हो गया इसमें? ए आंसर हो गया। आगे देखिए, देखिए शिरीष के फूल के निबंधकार हैं, आप तो जानते ही इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है ये। प्रकाशन वर्ष कालक्रम के दृष्टिकोण से देखिए, प्रकाशन वर्ष कालक्रम के अनुसार सही है, ठीक है। अब देखिए जो है झूठा सच 1954 में हुआ था। मेला आंचल जो है 1956 में, राग दरबारी जो है 1968 में हुआ था, और तमस जो है 1900 ये इसका है। तो पहला क्या है? झूठा सच 1954 में आया, फिर उसके बाद में मेला आंचल आया 1956 में, फिर राग दरबारी आया 1968 में, और फिर तमस आया 1979 में। देखिए मुक्ति पर्व के उपन्यासकार कौन है? मुक्ति पर्व जो उपन्यास है उसके लेखक का नाम पूछा है, जयप्रकाश करदम, मोहनदास नेमिसराय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सुशील टागोर। ये किसका है? मोहनदास नेमिसराय का उपन्यास है। आगे देखते हैं, हीरा डोम द्वारा लिखित अछूत की शिकायत। हीरा डोम द्वारा लिखित अछूत की शिकायत, अच्छा ये सरस्वती में प्रकाशित हुई थी अछूत की शिकायत, और ये भोजपुरी में लिखी गई थी। तो इसमें भोजपुरी एक ऑप्शन होगा, ठीक है। किस में लिखी गई थी? भोजपुरी में। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तुलसीराम, सूरज बड़तिया, मलखान सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसके है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये रचना है। अगला सवाल है, देखिए बुद्ध, बारूद और पहाड़ यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? नासिरा शर्मा नहीं, इनके नहीं, पद्य सचदेव, इंदु जैन, मधु काकरिया। बुद्ध, बारूद और पहाड़ यात्रा वृत्तांत जो है वो किसका है? मधु काकरिया का। अब देखिए एक उपन्यास पूछा, शेखर एक जीवनी की कौन सी साहित्यिक विधा? शेखर एक जीवनी आगे का 2 भागों में उपन्यास प्रकाशित हुआ था। एक तो 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और एक इसका दूसरा भाग जो है 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जीवनी के रूप में लिखा हुआ जो है शेखर एक जीवनी उपन्यास है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे का। आगे देखिए अगले सवाल है, देखिए रांगे राघव द्वारा लिखित रिपोर्टाज है। रांगे राघव द्वारा लिखित रिपोर्टाज है। लक्ष्मीपुरा, प्लाट का मोर्चा, तूफानों के बीच। कौन सा है? तूफानों के बीच। ये क्या है कि रांगे राघव द्वारा लिखित रिपोर्टाज है। अब देखिए एक साहित्यिक की डायरी, मुक्तिबोध की कुछ आलोचनात्मक है, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का सौंदर्य शास्त्र है, और एक साहित्य की डायरी। ये किसके? गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। अगले सवाल है, देखिए निम्नलिखित में से प्रवासी साहित्यकार कौन सा है? प्रवासी, बहुत से प्रवासी साहित्यकार है, लेकिन इनमें जो है वो जय वर्मा है। अंजना संधीर तो नहीं है, जयप्रकाश करदम, कृष्ण सोबती नहीं है, जय वर्मा। अगले सवाल की तरफ हम लोग चल रहे हैं। देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 74वां सवाल है, समास बाहुलता, द्वित, रेफ एंड टैवर वर्णों का बाहुल्य किस गुण युक्त की रचना है? लंबे लंबे समास होते हैं, टैवर्ण की आवृत्ति होती है, कर्कश ध्वनियां होती हैं, ठीक है, कर्कश ध्वनियां, रैप का वो पाया जाता है। तो ये किसका? ओज गुण जो होता है ना, उसकी पहचान होती है। किसकी होती है? ओज गुण की। काव्य में बिंब का काव्य, देखिए बिंब किसे कहा जाता है? भाव गर्भित जो चित्र होते हैं, भाव गर्भित जो चित्र होते हैं उसको बिंब कहा जाता है, जो गोचर वस्तु से अगोचर वस्तु की ओर संकेत करते हैं। गोचर वस्तु से अगोचर वस्तु की ओर संकेत करते हैं। जो हमारे सामने जो अगोचर है उसको प्रत्यक्ष रूप में हमें करते हैं, और हमारे भाव को ये तीव्र भी करते हैं। अब इन्हीं से परिभाषाओं में से क्या है कि आप इनमें से काव्यार्थ को पूर्णतः स्पष्ट करते, देखिए पूर्णतः तो स्पष्ट नहीं करते, लेकिन काव्यार्थ को ही स्पष्ट करते हैं। इसको हम लोग सही मान सकते हैं। भाव को संप्रेषित है उत्तेजित करना, बिल्कुल सही है। वस्तु या घटना को प्रत्यक्ष करना, बिल्कुल सही है।
तो इसमें क्या है कि ये सभी आंसर हैं, वैसे ज़्यादा तो भाव को संप्रेषित करते हैं, वस्तु या घटना को प्रत्यक्ष भी करना होता है इनको, तो सभी इसमें सही है। अगला सवाल है, देखिए क्रोचे की सहजानुभूति का संबंध किस वाद से स्थापित किया है? क्रोचे की सहजानुभूति का संबंध किस वाद से स्थापित किया है? जादू या अभिव्यंजनवाद जो है, ठीक है, उसे ही क्या है कि क्रोचे ने सहजानुभूति कहा है, अर्थात सहज अनुभूति जो है वही कला है। अब देखिए पंत की एक रचना है, कविता दी गई है पंत की, किसकी? 77। झमझम झमझम मेघ बरसते हे सावन के, छमछम छमछम गिरती बूंदे तरवों से छनके। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा बिंब है? इन काव्य पंक्तियों में कौन सा बिंब है? कौन सा है? श्रव्य बिंब इसमें माना जाता है। आगे चले, द सेक्रेड वुड किसकी रचना है? ठीक है, न्यू क्रिटिसिज्म में बड़ा नाम आता है किसका? टी.एस. इलियट का, ये इनकी रचना है टी.एस. इलियट की। आगे, फोर्ट विलियम कॉलेज के सबसे पहले प्रिंसिपल, देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग यहां ऊपर कर लेते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के सबसे पहले प्रिंसिपल कौन थे? ठीक है, जॉन गिलक्राइस्ट ने इसकी स्थापना की थी और यही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल थे। पहले 1801 ईस्वी के आसपास ये इसके प्रिंसिपल बने थे और 1800 ईस्वी के आसपास क्या 1800 ईस्वी में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना के पीछे अंग्रेज अधिकारियों को भारतीय भाषाओं का ज्ञान कराना था और इसके पहले प्रिंसिपल जो थे वो थे जॉन गिलक्राइस्ट। आगे चलते हैं, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कौन है? आचार्य वक्रोक्ति काव्य जीवितम कुंतक ने कहा है, आचार्य कुंतक हैं। आगे चलते हैं, देखिए 80 नंबर सवाल है, 81। रांगे राघव का कौन सा उपन्यास जीवनी परक उपन्यास है? जीवनी परक उपन्यास पूछा गया है। रांगे राघव का कौन सा उपन्यास है जो जीवनी परक लिखा गया है? देखिए, लोई का ताना, धरती मेरा घर, सभी, राई का पर्वत। लोई का जो ताना है ये इनका जीवनी परक उपन्यास है। क्या है? जीवनी परक उपन्यास। अब देखिए, जीवनी परक उपन्यास नहीं है, नहीं के संदर्भ में एक सवाल पूछा गया है, जीवनी परक उपन्यास कौन सा नहीं है? देखिए, मानस का हंस, खंजर नयन। अच्छा, मुर्दों का जो टीला है ना, ये क्या है? मोहनजोदड़ो की सभ्यता के ऊपर है, ये जीवनी परक उपन्यास नहीं है और ऐतिहासिक उपन्यास के रूप में जाना जाता। आंखों की दहलीज, मेहरुनिसा परवेज जो है ना, इसका उपन्यास है ये आंखों की दहलीज। और मेहरुनिसा परवेज का जन्म जो है शायद मध्य प्रदेश में हुआ था और उर्दू में भी इन्होंने लेखन कार्य किया है और हिंदी में। कालक्रम के अनुसार सही कौन सा है? देखिए जो है अगला सवाल है 84 नंबर, कालक्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है? देखिए द्विवेदी का जो जन्म है वो तो 1907 में हुआ था और नामवर का जो है, नामवर सिंह इनके स्टूडेंट रहे। नामवर सिंह का जन्म जो है 1927 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और अब इसमें जो है विवेकी राय का जो जन्म है 24 के आसपास हुआ था। विवेकी राय जो है, विवेकी राय, अच्छा विवेकी राय जो है ना निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, द्विवेदी के प्रसिद्ध निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं विवेकी राय। और इनका जो जन्म हुआ था, ठीक है, विवेकी राय का वो 1924 के आसपास हुआ था, 1924 में। तो देखिए पहला तो कौन सा आ जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी आ जाएगा, फिर विवेकी राय आ जाएगा, फिर नामवर सिंह, फिर कुबेर नाथ राय। 1937 के आसपास इनका जन्म हुआ था, कुबेर नाथ राय का 1937। तो इसमें ए आंसर है, थोड़ा सा एक बार, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है 84 नंबर का जो सवाल है उसमें जो है 1927 में इसका, कुबेर नाथ राय का 1937 में नहीं था, 1900 में था, 33 ईस्वी में था। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी रचना आत्मकथा है? देखिए आप खुदरी जो है, थोड़ा सा इसमें दिखाई कम दे रहा होगा आपको,
आगे चलते हैं। यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी, वाक्य में यह पुस्तक मेरी है, ठीक है, क्या है विशेषता को, ये सार्वनामिक विशेषण है, और ये क्या है इसमें, ठीक है, और वह संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम में है। वैसे तो दोनों ही सार्वनामिक विशेषण हैं, सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद होते हैं, और उन्हीं में से दोनों को ही क्या है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण पूछ लिया है, उसी को बार बार पूछा गया। आगे चलते हैं। संविधान, देखिए 87 नंबर, संविधान की अष्टम सूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा किस सन में जोड़ी गई थी? किस सन में जोड़ी गई थी? 1992 ईस्वी में। कौन से कवि रीति मुक्त नहीं है? 88 नंबर है, द्विजदेव, आलम, बौद्धा, ये तो रीति मुक्त है। जो भिखारी दास है वो क्या है कि रीति मुक्त कवि नहीं माने जाते हैं। देखिए अगला सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का पहला कवि किसको माना है? मुल्ला दाऊद को तो किसने माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। किसने माना है? और शुक्ल ने किसको माना है? कुतुबन को माना है। ये शुक्ल जी ने माना है कुतुबन को। देखिए पद्मावत में सांसारिकता की ओर ले जाने वाली बुद्धि का प्रतीक क्या है? सांसारिकता की कौन है? नागमती। आगे पद्मावती नहीं है, रतन सेन नहीं है, अलाउद्दीन तो क्या है? शैतान का प्रतीक है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बात कर रहे थे। देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। 91 नंबर सवाल है, वाक्यम रसात्मक काव्यम उक्ति किन आचार्य की है? आचार्य दंडी, आचार्य भामा, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य मम्मट। किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की है। प्रेमचंद्र द्वारा महाजनी सभ्यता, 92 नंबर सवाल है, प्रेमचंद द्वारा महाजनी सभ्यता साहित्य की कौन सी विधा है? कौन सी है? ये निबंध के रूप में है। प्रेमचंद महाजनी सभ्यता पर जो है अच्छा पेपर आया है और बैलेंस पेपर है। राजस्थान का जो कॉलेज लेक्चरर का जो पेपर होगा वो भी इसी रूप में आएगा। देखिए जनजातीय केंद्रित उपन्यास नहीं है, नहीं है के संदर्भ में पूछा है। काला पादरी, मगरी मानगर, नरक कुंड में वास। अब नरक कुंड में वास जो है ना, ये क्या है कि जनजातीय केंद्रीय उपन्यास नहीं है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ जो है, और अगर आपको जैसे इनके बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ना है तो एप्लीकेशन पर कोर्स है मेरा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि आप लें उसे, लेकिन एक बार देख सकते हैं तो आपको कॉलेज लेक्चरर जो है और फर्स्ट ग्रेड जो है उसमें सहायता उसमें जरूर मिलेगी। देखिए रामवृक्ष बेनीपुरी के गेहूं और गुलाब निबंध में गुलाब किसका प्रतीक है? गुलाब जो है रूप अर्थात सौंदर्य का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? रूप अर्थात सौंदर्य का प्रतीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती है। हालांकि इंदुमती को डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुदित माना है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो अगला सवाल है, किस कहानी में भूख और ठंड के कारण दम तोड़ते गरीब बच्चे का मार्मिक चित्रण हुआ? ठीक है, अब देखिए गैगरीन तो क्या है कि अपना अपना भाग्य, ये है आंसर इसका। परिंदे जो है निर्मल वर्मा की है, जो आधुनिक हिंदी कहानी की पहली कहानी मानी जाती है, और ये इस पर क्या है कि असफल प्रेम कथाओं को दर्शाती है। गैगरीन जो है ये अज्ञे की है, जिसमें मनोविज्ञान को दर्शाया गया है। पाजेव जो है ये छोटे से बच्चे के मनोविज्ञान पाजेव में दर्शाया गया है। अपना अपना भाग्य जो है इसमें गरीब बच्चे का मार्मिक चित्रण हुआ है। आगे चलते हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में किसने किससे 7 प्रश्न पूछे थे? ठीक है, किसने किससे 7 प्रश्न? गरुड़ जी ने काकभूषणी जी से पूछे थे। किसने पूछे थे? गरुड़ जी ने जो है काकभूषणी से क्वेश्चन पूछे थे। अगला सवाल है, देखिए जयशंकर प्रसाद कि किस नाटक में उपनिषद काल का चित्रण है? चंद्रगुप्त ऐतिहासिक नाटक है। ध्रुव स्वामी ने भी नहीं है। ठीक है, स्कंदगुप्त ऐतिहासिक। जन्मेजय का नागयज्ञ जो है इसमें क्या है? उपनिषद काल का वर्णन मिलता है। आगे चलते हैं। अगले जो है अंजलि और श्रीपत उपेंद्रनाथ अस के किस नाटक के पात्र हैं? स्वर्ग की झलक, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी। तो किसके हैं? अंजो दीदी के हैं। आगे चलते हैं। देखिए अगला सवाल है, वही धन्य
जो मान में प्रणय के बाहुल्य में खिंची नहीं विक्रम तरंग पर चढ़ी हुई आती ये पंक्तियां किस रचना की है? दिनकर जो रचनावली है, 5वां जो खंड है, उसमें उर्वशी जो रचना सम्मिलित है उस ग्रंथावली में, उसकी ये रचनाएं हैं, पंक्तियां हैं। अगले सवाल की तरफ देखिए, 101 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अभिलक्षण नहीं है? कौन सा भाषा का अभिलक्षण नहीं है? देखिए, परिवर्तनशीलता तो भाषा का, अनुकरण भी भाषा को करते हैं, यादृच्छिकता भी है, पौराणिकता जो है ये भाषा का अनुलक्षण नहीं है। अब देखिए, भाषा यादृक्ष ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, ये किसका कथन है? देखिए, एक भाषा विज्ञान जो है, भोलानाथ तिवारी की एक किताब है भाषा विज्ञान, भोलानाथ तिवारी की एक किताब है भाषा विज्ञान, तो उसमें आपको क्या है कि ये परिभाषा मिल जाएगी। आगे चलते हैं, देखिए 103 नंबर सवाल है, अर्थ परिवर्तन की दिशा में कौन सी अर्थ परिवर्तन की दिशा कौन सी है? ठीक है, अर्थ संकोच, अर्थ विस्तार, अर्थादेश। इसमें देखिए, अर्थ विस्तार तो होता ही होता है, ये तो मुख्य विशेषता है। बाकी अर्थ संकोच में भी क्या है, अनेक अर्थ निकल जाते हैं, अर्थादेश में भी होता है। उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है? 104 नंबर है, उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है? अब देखिए, ढ जो है ना, ये उच्छिप्त है, इसको क्या है कि उस्रिप भी कहा गया है, उस्रिप भी कहा गया है। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद ने उस्रिप कहा, और आचार्य जो हेमचंद्र हैं उन्होंने नहीं क्या है कि उच्छिप्त कहा, और इन्होंने, इनका ये कहना था, जो काका कालेलकर लिपि सुधार आया हुआ है, यदि ढ का उच्चारण ढ के रूप में होता है तो उसके नीचे क्या है कि नुक्ता लगा देना चाहिए। अब देखिए, दंत 105 है, दंतोष्ट व्यंजन कौन सा है? दंत और ओष्ठ व्यंजन कौन सा है? देखिए, ध और ध दंत तो है, न नासिक के है, प ओष्ठी है, फ जो भ ओष्ठी है, लेकिन इसमें जो वह है ना, वो ये क्या है कि दंतोष्ठी है, और फ जो है ओष्ठी माना जाता है। ठीक है, दंत और ओष्ठ से तो क्या है, खाली वही बोला जाता है, दंत और ओष्ठ। अब ये भोलानाथ तिवारी ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, ये सवाल जो है ना 105 नंबर है। ठीक है, 105 नंबर है, इसको डिलीट हो जाना चाहिए, क्योंकि वह जो है यही दंतोष्ठी ध्वनि है। आगे चलते हैं, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार देखिए, इसको देख लेते हैं, हिंदी भाषा का इतिहास, एक किताब है भोलानाथ तिवारी की। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद माने? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद माने? अच्छा, इनकी किताब है हिंदी भाषा का इतिहास, तो अब उसने क्या है कि 4 रचना के आधार पर कौन कौन से माने? एक तो सरल वाक्य माना है, कौन सा माना है? सरल वाक्य माना है। अब एक उन्होंने क्या है कि जो मिश्रित वाक्य है उसी में क्या है कि संज्ञाश्रित माना है। कौन सा माना है? संज्ञाश्रित माना है। एक उन्होंने क्या है कि इसी को संरचना विशेषण आश्रित माना है। मैं मानता हूं भाषा अच्छी है, लेकिन व्याकरणिक दृष्टिकोण से भोलानाथ तिवारी का हाथ जो है ना थोड़ा सा कमजोर है। एक क्रिया विशेषण आश्रित उपाख्य माना है, क्रिया विशेषण आश्रित है उपाख्य। तो कितने हो गए? 4 हो गए इसमें। ठीक है, कितने भेद माने हैं? 4 भेद माने। आगे चलते हैं, वह आया होगा, यह वाक्य कौन सा प्रकार है? ठीक है, वाक्य का कौन सा प्रकार है? संदेश सूचक है, आया होगा, गया होगा, सोया होगा, खेला होगा, पढ़ा होगा। किस ग्रंथ में, 108 नंबर है, रीति सिद्धांत की स्थापना की गई है? किस ग्रंथ में रीति सिद्धांत की स्थापना की गई है? काव्य अलंकार संग्रह, काव्य आदर्श में तो अलंकार का है। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति जो है ना, इसमें क्या है कि रीति जो है, रीति सिद्धांत मिलता है हमें। आगे चलते हैं, देखिए अगला सवाल है, थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं। रस गंगाधर के रचनाकार कौन है? कौन है? पंडित राज जगन्नाथ का ये ग्रंथ है रस गंगाधर। देखिए 109 सवाल पर हम पहुंच गए हैं, और अब है आपका, अब ठीक है 110 नंबर।
लगभग लगभग सही सवाल है, सही आंसर की है एक प्रमाणिक तौर पर। और ठीक है, इसमें कोई नहीं है, फिर भी कोई एक दो क्वेश्चन अगर इधर उधर हो जाए, आयोग है। देखिए, काव्य शोभा का नाम धर्मान अलंकारान पक्ष सत्य, अलंकार की परिभाषा किसने दी है? दंडी की है। ये किसकी है? दंडी की है। काव्यादर्श जो ग्रंथ है उसमें मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ब्रज भाषा की है? पार्वती मंगल जो है ना, मंगल का किससे है यहाँ पर अर्थ है? शुभ। और शुभ का अर्थ क्या है? विवाह से, विवाह से। और ये पार्वती मंगल जो है ये ब्रज भाषा की नहीं है, ये किसकी है? सॉरी, अवधी भाषा की रचना है पार्वती मंगल। प्लेटो मूल रूप से क्या थे? दार्शनिक थे, कवि भी थे। हालांकि सुकरात के प्रभाव में आने से उन्होंने अपनी जो ललित रचनाएं थी उनको जला दिया था, ठीक है, नष्ट कर दिया था। नाटककार नहीं थे, समीक्षक नहीं थे, कवि नहीं थे, और ये क्या थे? मूल रूप से दार्शनिक माने जाते हैं। आगे देखिए जो है 113 नंबर सवाल है, पेरिइप्सुस के रचनाकार कौन है? लॉन्जाइनस का जो उदात्त सिद्धांत है ना, वो इसी में मिलता है, पेरिइप्सुस रचना में। अब देखिए, तीव्र भावावेग की स्थिति है अलंकारिक भाषा को जन्म देती है, ये कथन किसका है? ये लॉन्जाइनस का अलंकार समुचित अलंकार योजना जो है उसमें शायद ये है 114वां सवाल जो है। थोड़ा सा और इसको देख लीजिए, हालांकि लॉन्जाइनस की ही है। इनमें से अर्धस्वर है, यह और वह को जो क्या है? अर्धस्वर कहा जाता है, यह और वह को, चूंकि इनका उच्चारण जो है स्वर और व्यंजनों के मध्य से होता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल। अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इस मत के समर्थक कौन है? कौन है? राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, वैसे तो पुरानी हिंदी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था अपभ्रंश भाषा को, और उनकी एक किताब भी है पुरानी हिंदी, मेरे सामने ही रखी है। उस 2 भागों में है, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित है। तो राहुल सांकृत्यायन ने अपभ्रंश पुरानी हिंदी है इस मत के समर्थक माने जाते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, जैन कवियों में कृष्ण कथा को क्या कहा गया है? अब देखिए, जैन कवियों में कृष्ण कथा जो है चरित काव्य के राम कथा और जो है और कृष्ण कथा जो है चरित काव्य के रूप में लिखी गई थी। लेकिन हरिवंश जो पुराण है ना, हरिवंश पुराण, इसमें कृष्ण कथा का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये चरित्र से संबंधित थी, तो हरिवंश पुराण। ठीक है, मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? चरित काव्य है। जैन कृष्ण कथा को चरित्र पर आधारित लिखी थी, इन्होंने राम कथा पर भी लिखी थी और इस पर भी थी। तो हरिवंश पुराण जो है कृष्ण कथा से संबंधित है, लेकिन चरित काव्य इस मान से आएगा, क्योंकि कृष्ण के चरित्र को ये 4 शैली आती इनकी। एक तो 12 मासा करते थे जैन कवि और चरित्र पर लिखते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? चंदायन जो है ये मुल्ला दाऊद की रचना है, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को जो है प्रथम सूफी कवि की संज्ञा दी है। अगला सवाल है, देखिए 119वां सवाल है, सगुण अगुण ना ही कुछ भेदा किसकी पंक्ति है? किसकी है? तुलसीदास की पंक्ति है। डॉक्टर बच्चन सिंह को पढ़ेंगे तो आपको वहां पर ये मिल जाएगी, सगुण अगुण ना ही कुछ भेदा। कबीर पंथी संप्रदाय में कबीर की रचना किस नाम से प्रसिद्ध है? शबद, साखी, बीजक। अच्छा, बीजक के ये 3 भाग है, शबद, साखी और रेमिणी। हालांकि शबद जो है कबीर पंथी संप्रदाय में शबद कहा जाता है कि जो गुरु के जो वाक्य होते हैं और उनको एक पीढ़े पे बैठकर गुरु क्या है कि प्रवचन करते थे शिष्य को, तो शबद काफी फेमस है। लेकिन शबद क्या है? बीजक के अंतर्गत आ जाता है। आगे चलते हैं। लोगे लागे कवित बनावत, 121वां सवाल है, मोही तो मेरे कवित बनावत किस पंक्ति है? किसकी पंक्ति है? घनानंद की है, आप लोग जानते ही हैं इसके बारे में, बहुत कई बार पूछा गया। देखिए 122वां सवाल है, विशिष्ट व्यावसायिक भाषा का व्यवहारिक और समुचित प्रयोग किस अनुवाद की विशेषता? देखिए, तकनीकी अनुवाद जो है ना, व्यापारिक जो भाषा है, व्यापारिक भाषा जो है उसका अनुवाद जो कौन करता है? तकनीकी अनुवाद है। ठीक है, बाकी तो संभव नहीं। और साहित्यिक अनुवाद में क्या है? भावों का अनुवाद होता है, नाट्य अनुवाद में भाव का होता है, सभी ये गलत है। तकनीकी अनुवाद। चीप की दावत किसकी है? भीष्म साहनी की जो है
चीफ की दावत है। आगे चले, देश की आजादी से पूर्व 124वां सवाल है, देखिए, देश की आजादी से पूर्व पश्चात के समय हुए दंगों का चित्रण किस रचना में नहीं है? अमृतसर आ गया, तमस, सिक्का बदल गया, राग दरबारी जो है श्रीलाल शुक्ल का, इसमें क्या है कि जो है ये देश विभाजन पर आधारित नहीं है ये उपन्यास, और इसमें दंगों का वर्णन नहीं किया गया। अब देखिए, इनमें से कौन सा सूफी कवि नहीं है 125वां? उस्मान कासिम शाह तो है, नूरजहां उन्होंने लिखी थी, मंझन भी है, और शेख मोहम्मद जो है ये नहीं है। अगला सवाल देखिए, इसमें 126वां सवाल है, देखिए, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जिसको कई बार हम लोग रेफरेंस के लिए भी लेते हैं, कि इतिहासकार कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। दोनों इतिहास बहुत अच्छे हैं इनके। डॉक्टर बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, उसको पढ़ना बहुत अच्छा है। अगर आपको कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम देना है तो आपको आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का जरूर पढ़ना चाहिए। एक डॉक्टर बच्चन सिंह का आलोचना के 20 शब्द जो है वो भी बहुत अच्छा है, जिसमें आपको बिंब, प्रतीक, फैंटेसी, इनकी परिभाषाएं मिल जाएंगी, छायावाद, कल्पना, भाव क्या है, इनकी परिभाषा मिल जाएंगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी मानी जाती है? देखिए, हनुमान बाहुक जो है ना, ये तुलसीदास की अच्छा, इसी में ये वो दोहा जो है ना, पांव पीर पेट पीर है ना, तो मुख पीर है, ये उसी का हनुमान बाहुक का ही है। आगे चलते, भाषा बोली ने जानी जिनके कुल के दास, पंक्ति किस कवि की है? किसकी है? केशव दास की है। किसकी है? केशव दास की रचना है। आगे चलते हैं, 129वां सवाल है, देखिए, बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। पंक्तियां किस कहानी की हैं? अमृतसर आ गया, सिक्का नहीं, एक टोकरी भर मिट्टी जो है ना, ये इसकी है। हालांकि हृदय परिवर्तन पर आधारित अच्छी कहानी है। अब देखिए, 130 नंबर, किस कवि ने संस्कृत को कूप जल और भाका को बहता नीर कहा है? किसी ने कहा? कबीरदास ने कहा है। संस्कृत को तो क्या कहा था? कूप जल कहा था, और भाका को क्या कहा था? बहता नीर कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताबों में इसका उल्लेख मिल जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की तो एक किताब भी है कबीर नाम से ही। देखिए, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। किस आलोचक का कहना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब भक्ति काल के उदय की बात करते हैं तो शुक्ल जी के कथन का विरोध करते हैं ये, और फिर कहते हैं कि अगर, ठीक है, इस्लाम नहीं आया होता तो भक्ति का 12 आना, तो ये क्या है कि भक्ति की जो उद्भव और विकास है वो दक्षिण से देखते हैं, आलवार और नैनवार संतों से देखते हैं भक्ति का उदय। और उसी उसमें इन्होंने कहा था कि मुसलमानों के आने से पूर्व, अर्थात इस्लाम के आने से पूर्व में भारत में भक्ति का उदय हो गया था। जो मुसलमान थे, इस्लाम तो जो है सिंध से प्रवेश किया था, जबकि इससे पूर्व में आलवार नैनवार संतों में दक्षिणी भारत में भक्ति का उदय हो गया था। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना था, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वो मत का विरोध करते हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए, अष्टसाप की स्थापना किसने की थी? देखिए, 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य के शिष्य थे। कौन? गोसाई विठलनाथ, सॉरी, वल्लभाचार्य के पुत्र थे। कौन थे? गोसाई विठलनाथ। इन्होंने इसकी क्या है कि अष्टसाप की स्थापना की थी 1565 ईस्वी में। देखिए, अगला सवाल है, 133वां सवाल है, रास पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है? नंददास है। नंददास का जो है, और हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास जो है, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा में जब हम लोग देखते हैं, उससे अगला जो है दूसरा और अगला भाग है जो सगुण काव्य धारा, उसमें जब हम लोग देखते हैं तो वहां पर रास पंचाध्यायी नंददास की मिलती है। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, जो कि क्या है कि 16 खंडों में है। आगे चले, संतन को कहा शीघ्र सो काम, कुंभन दास ने यह उक्ति किस बादशाह से कही थी? ठीक है, इसने, अकबर ने इसको कुंभन दास को अपने दरबार में बुलाया था, और सबने कहा था कि गाता बहुत अच्छा है, गवैया बहुत अच्छा था, भजन बहुत अच्छे गाते थे। तो अकबर ने कहा गाकर सुनाओ, तो इन्होंने तुरंत ये भजन जो है गाया था, जो पहले कभी नहीं गाया था, पहली बार अकबर के दरबार में गाया था। संतन को कहा शीघ्र सो काम, आवत जावत पनैया टूटी, बिसरी गयो हरि राम। तो ये कुंभन दास ने तो, और फिर गाकर इस जो है इस भजन को
जो है कुंभन दास रोने लगे और फिर अकबर ने पूछा कि मांग लो जो कुछ तुम्हें मांगना है, ठीक है। तो लेकिन फिर कुंभन दास ने कहा कि मुझे आज के बाद में दरबार में नहीं बुलाया जाए। तो ये अकबर के दरबार में जो है उन्होंने कहा था। सीकरी का मतलब यहाँ क्या है, बादशाह के राजा से। आगे देखिए 135वां जो सवाल है, घायल री गत घायल जानियो हिवड़ा आंगन संजोय, इस पंक्ति में किस भाषा का प्रयोग है? देखिए राजस्थानी जो भाषा है ना वो चार भागों में से बांटा जाता है। एक मेवाती और एक ढूंढारी और एक मालवी और एक जो मारवाड़ी जो भाषा है। तो ये मारवाड़ी जो राजस्थानी है ना ये उसमें है। ये आगे चलते हैं। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारी रसखान के विषय में ये उक्ति किसने कही थी? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है ना? किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की उक्ति है। आगे चलते हैं, जो है अगला सवाल है, देखिए कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन? चिंतामणि है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति जो ग्रंथ है उनका प्रारंभ जो है चिंतामणि से माना है। विक्रम संवत 1700 में चिंतामणि का समय था और यहीं से मानते हैं। और प्रथम आचार्य जो है वो केशवदास को मानते हैं। आचार्य हालांकि केशवदास से पूर्व में जो है शुक्ल जी से पूर्व में जो है जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन जो है प्रथम आचार्य की संज्ञा केशवदास को दे चुके थे। और शुक्ल जी ने रीति ग्रंथों की शुरुआत चिंतामणि से मानी है। और कवि कल्पतरु जो है इन्हीं का जो ग्रंथ है चिंतामणि का है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रीतिकाल को अलंकृत मध्यकाल। अब देखिए ये जो अलंकृत काल है ना, ये मिश्र बंधुओं ने जब क्या है कि रीतिकाल का अलंकृत काल जो नाम दिया है ना और उसमें जो चैप्टराइजेशन किया है तो उसको अलंकृत मध्यकाल। शुक्ल जी का भी नहीं है, नगेंद्र का भी नहीं है, गिरियर्सन का भी नहीं है। शुक्ल जी ने तो रीतिकाल कहा था, गिरियर्सन ने प्रेम काव्य, नगेंद्र ने क्या है उत्तर मध्यकाल की संगति। अलंकृत काल तो जो है इन्होंने ही कहा था। दशानन की नाभि में अमृत था, यहाँ दशानन में कौन सा समास है? कौन सा समास है? बहुवीरी समास है इसके अंतर्गत। अब देखिए 140वां सवाल है जो है अल्प्राण तालव्य ध्वनि है। अल्प्राण देखिए ध जो है महाप्राण है, झ महाप्राण है, ज अल्प्राण है और इसका उच्चारण तालव्य। चूंकि अणे जो है डी में देखिए अणे जो है ये अल्प्राण तो है लेकिन ये क्या है इसका उच्चारण जो है नासिका से होता है। तो ये जो है ज जो है ये क्या है कि अल्प्राण भी है, ठीक है, ये क्या है अल्प्राण भी है और ये क्या है तालव्य ध्वनि भी है। छत्तीसगढ़ी हिंदी किस उपभाषा से संबंधित है? अच्छा पूर्वी हिंदी है ना जो, इसमें अवधी और बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। 141वां सवाल है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी। अच्छा जो कॉलेज लेक्चरर जो होता है ना उसमें पश्चिमी हिंदी से सवाल पूछते हैं, बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी से नहीं पूछते पश्चिमी हिंदी की कौन सी भाषा या उसको कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। देखिए अगला सवाल है 142वां सवाल है केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है केशव को कठिन काव्य का प्रेत। देखिए नई कविता के प्रतिमान। अच्छा नई कविता के प्रतिमान पूछा है, ये लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है लक्ष्मी नई कविता के प्रतिमान। और अगर कविता के नए प्रतिमान पूछते तो डॉक्टर नामवर सिंह की है। दोबारा से सुनिए, कविता के नए प्रतिमान पूछते तो डॉक्टर नामवर सिंह की है और इसमें पूछा नई कविता के प्रतिमान तो ये किसकी है? लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है। अब देखिए हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? देखिए हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है ना वो उदंत मारदंड कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। कहाँ से हुआ था? हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है उदंत मारदंड कहां से प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता से। श्रीधर पाठक किस धारा के कवि है? बहुत आसान सा सवाल पूछ ले। श्रीधर पाठक जो है किस धारा के कवि है? राष्ट्रीय काव्य धारा। देखिए द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी दो धाराएं प्रचलन में थी। एक तो अनुशासन की काव्य धारा जिसमें हरिओत जी और मैथिली शरण गुप्त ये आते हैं, रामचरित उपाध्याय और खुद जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं, ठीक है। और एक दो जो प्रचलन में थी स्वच्छंदतावादी काव्य धारा जिसमें मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक ये आते हैं। स्वच्छंदतावाद इसे प्राक स्वच्छंदतावाद को प्राक छायावादी कविता भी कहा जाता है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे प्राक छायावादी कविता कहा है। और छायावाद की विशेषताएं जो थी, ठीक है, अगर दर्शन को छोड़ दिया जाए तो वो सारी इसमें मिलती हैं।
आगे चलते हैं। मेरे नगपति मेरे विशाल, दिनकर की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? 146 में दिनकर। अब देखिए, एक जो है अलंकार से संबंधित है। पेपर बहुत अच्छा आया है आपका, आसान सवाल है। जहां कारण के अभाव में कार्य का वर्णन किया जाए वहां कौन सा अलंकार? देखिए, विभावना में क्या होता है? वी का तो अर्थ होता है विशेष, वी का अर्थ है विशेष, और भावना का अर्थ है कल्पना। क्या है? कल्पना, अर्थात विशेष कल्पना। विशेष कल्पना कहाँ होती है? जहां कारण के अभाव में ही कार्य का हो जाना दर्शाया जाता है। जैसे बिना पायल बजे ही घुंघरू, ये क्या है? विभावना अलंकार है। तो विभावना अलंकार में कारण के अभाव में कार्य का वर्णन किया जाए वह कौन सा अलंकार है? विभावना। अब देखिए, निम्नलिखित में से लक्षणा शब्द शक्ति का लक्षण नहीं है। मुख्यार्थ की बाधा उपस्थित होती है तो उसे लक्षणा कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। आगे देखते हैं, मुख्यार्थ का योग, व्यंग्यार्थ की झलक भी मिलती है लक्षणम में। ठीक है, रूढ़ि अथवा प्रयोजन। मुख्यार्थ का योग जो है ये नहीं है, लक्षण नहीं है विशेष। जहां लक्ष्मी केद है, पिछली बार आपकी राजेंद्र यादव की कहानी सेकंड ग्रेड में लगी हुई थी। इस बार तो थोड़ा सिलेबस को बदल दिया, जो कि गलत किया है इन लोगों ने। और जहां लक्ष्मी केद है, बहुत अच्छी कहानी है राजेंद्र यादव की। एक दुनिया समानांतर भी उन्होंने निकाली। हंस के संपादक रहे हैं, ठीक है, लंबे समय तक। और उन्होंने स्त्री की आवाज को, दलित आवाज को हंस के माध्यम से उठाया था। और उनकी एक कहानी है जहां लक्ष्मी कैद है। किसकी है? राजेंद्र यादव की। एक दुनिया समानांतर के भी संपादक हैं। ओज गुण का कौन सा लक्षण नहीं है? कोमलकांत पदावली, ये तो माधुर्य गुण की पहचान है। किसकी है? माधुर्य गुण की पहचान है ये तो। और ललित पदावली, ये भी क्या है? माधुर्य गुण की पहचान है। कर्ण कटु शब्दों का प्रयोग जो होता है किसमें होता है? ओज गुण में होता है, अर्थात वीर रस जहां होता है वहीं ओज गुण होता है। प्रसादिक, ये प्रासादिक वर्णों का चयन, ये तो प्रसाद गुण है। कौन सा है? प्रसाद गुण है। तो ये जो है कर्ण कटु, ये आपका जो है सेट का पेपर था। अब आपको क्या है पता चल गया होगा। 6% लोगों को पास करेंगे, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा और ज्यादा करना चाहिए। लंबे समय में हुआ है सेट का एग्जाम। तो जो आपका ये पेपर है ये दर्शाता है कि आपका कॉलेज लेक्चरर का जो पेपर है वो किस रूप में होगा। बैलेंस है, उपन्यास से भी, जीवनी भी पूछे, आत्मकथा भी पूछे, यात्रा वृत्तांत भी पूछे हैं, काव्य भी पूछे हैं, भाषा से भी संबंधित आया, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, सबका मिला जुला रूप है सिलेबस का। बहुत ही बैलेंस पेपर बनाया जिसने भी बनाया है। हालांकि कहीं कहीं जो है पेपर बनाने वाला कई क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शन में वो उलझा है, लेकिन कोई बात नहीं, इन उलझावों के बाद में पेपर बहुत अच्छा बनाया है। और ये आपको दर्शाता है कि आपका कॉलेज लेक्चरर का पेपर कैसा आएगा। और अभी हम लोग मिलते रहेंगे। और फिर भी अगर आपको क्या है डिस्क्रिप्टिव, अगर इसका जो है पूरा सिलेबस आपको कॉलेज लेक्चरर के लिए पढ़ना है तो मेरा एक एप्लीकेशन है हिंदी बाय डॉक्टर फरमान अली के नाम से, जो डॉक्टर फरमान अली ऑफिशियल के नाम से 3-4 दिन अभी खुल रहा है। तो आप वहां से देख सकते हैं उसको और आप अपना आंसर मिला लीजिए। बाकी आंसर तो सारे सही हैं, प्रमाणिक जानकारी है ये। फिर भी कोई क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, आयोग क्या माने आंसर वो, लेकिन ज़्यादा होगा नहीं, 1-2 क्वेश्चन का ही कोई इधर उधर हो सकता है। बाकी सब ठीक है। आज इतना ही, नमस्कार।